हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या मैं कह सकता हूँ यहीं से ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला को मैं इसलिए आपके समक्ष ले आ रहा हूँ ताकि आप इसे समझें, देखें और ये जो लेवल है आपके एग्ज़ाम का वो उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ ताकि आप बेहतर मार्किंग कर सकें और आपके साथ साथ हमारा भी नाम कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे हो सके। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव। देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव जब धातु की पत्ती, यहां पर पन्नी होना चाहिए मुझे लगता है, जब धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त, धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में, धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? विलयन में रखा जाता है। तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित अथवा क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार धातु की पत्ती तथा इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। देखो करते क्या है इसमें, जनरल सी बात क्या है, इसके लिए क्या करते हैं कि एक विलयन ले लिया, मैंने क्या किया, ये धातु की पतली पन्नी थी, ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, इसके लवण विलयन में डुबो दिया। ठीक, धातु की पतली पन्नी को लेकर इसी के लवण विलयन में इसको डुबो दिया। ठीक, अब लवण विलयन में डुबोने के बाद में क्या देखा गया, इसको इसके लवण विलयन में डुबो दिया और डुबोने के बाद क्या देखा कि यदि इस विलयन पे धनावेश आएगा तो ये जो है ऋणावेशित हो जाएगा, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यदि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपका इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, अब ये बात, ये इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे क्या बोलते हैं? विभवांतर। ठीक, यानी दो विभवों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। आवेशित हो जाती है और आवेशित होने के बाद में इसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं इसको। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? समीकरण सहित लिखिए। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी अपक्रियाशीलता के आधार पर रखा गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक, कॉपर, कोबाल्ट है ये, पीबी तथा कॉपर इन सभी से ऊपर रखा गया है, परंतु एजी को कॉपर से नीचे रखा गया है, जिसका चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्व को उनके लवण विलयन में विस्थापित कर सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जो ऊपर स्थित है वो नीचे रखे तत्व को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर सकता है। इसी कारण जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब हम, फिर कह रहा है कि जो आपका एजी है, कॉपर जो है एजी को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर देता है तथा स्वयं कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। Cu2+ का रंग नीला होने के कारण, Cu2+ का रंग नीला होने के कारण विलयन का रंग भी क्या हो जाता है? नीला। कॉपर की सिल्वर नाइट्रेट के साथ अब क्रिया निम्न प्रकार होती है। जैसे मैं Cu को लूँ, कॉपर को लूँ और इसको रिएक्ट करा दूँ 2AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? ये तो आपका कॉपर है और ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट।
ठीक। अब कॉपर को यदि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दूं तो मैं देखूंगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर, विद्युत रासायनिक श्रेणी इस तरीके की एक श्रेणी है, ठीक है। इसमें जो कॉपर है वो सिल्वर उसके नीचे है और कॉपर उसके ऊपर है, यानी ये ज़्यादा अपक्रियाशील है और ये कम। तो ज़्यादा अपक्रियाशील कम अपक्रियाशील को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करने के बाद में देखो बनता क्या है, ये आपका बना लेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस में आपका बन जाएगा 2Ag सिल्वर। यहाँ से कॉपर ने सिल्वर को विस्थापित कर दिया, बाहर निकाल दिया, हटा दिया, क्योंकि ये ज़्यादा अपक्रियाशील है और सिल्वर कम अपक्रियाशील है। ये आपका बन गया कॉपर नाइट्रेट। अब इसमें जो Cu2 प्लस आयन बना कॉपर में, ये कॉपर Cu2 प्लस के फॉर्म में है, चूंकि ये होता है नीला, और इसके नीला होने के कारण ही संपूर्ण विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला। सो ये रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब। अब मैं आगे देखूं, कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, परंतु यह वायु और जल में अस्थायी है। देखो अत्याधिक सक्रिय होने के कारण, अत्याधिक सक्रिय होने के कारण वायु की उपस्थिति में एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा तो है यहाँ पर, की रच्छी परत जम जाती है, जिसके कारण एल्यूमिनियम धातु पर वायु तथा जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण यह वायु तथा जल में अस्थायी होती है। वायु तथा जल में क्या होती है, अस्थायी। देखो मेरी बात सुनो, कहने का मतलब क्या है कि यह एक अत्यधिक सक्रिय धातु है, मतलब जो आपका एल्यूमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और जब वो ऑक्सीजन के टच में आता है, जैसे एल्यूमिनियम जो धातु है जब वो ऑक्सीजन के टच में आता है Al2O3, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन उससे जुड़ेगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, और उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, और जब ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी तो उस पर वायु और जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले घरों में हमारी जो चांदी की पायल्स इस्तेमाल करती हैं, वो जब सिल्वर ऑक्सीजन के टच में आती है तो सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, मतलब ऑक्साइड की परत उस चांदी के ऊपर चढ़ गई जिसका रंग थोड़ा सा काला हो गया। अब उस पर पानी और ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सेम वही बात यहाँ भी है कि जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, परंतु यह वायु और जल में अधिक अस्थायी है, इसका मतलब जब वो ऑक्सीजन के टच में आएगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाएगी, जिससे जल और वायु का उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखने को मिलेगा। आगे देखो, कह रहा है रेडॉक्स विभव कैसे कहते हैं। रेडॉक्स विभव का मतलब क्या है, किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। मैं समझाऊं, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होने पर, यदि ऑक्सीकरण और अपक्रियाएं दोनों हों और होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों, धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर, स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। यदि किसी सेल में दो चीज़ें होंगी, एक तो धातु की बनी प्लेट होगी, जैसे मैं एक सेल ड्रा करूं इस तरीके से, ठीक, तो इसमें धातु की प्लेट लगाऊंगा, ये धातु की प्लेट लगा दिया, ठीक। अब इसमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन के रूप में भरना ही है हमें, ठीक है। सॉल्यूशन के रूप में इसमें हम कुछ का कुछ तो भरेंगे ही, और सॉल्यूशन के रूप में यदि इनको मैंने भर दिया तो भरने के बाद में दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होती है ऑक्सीकरण और दूसरा आपका होता है अपचयन। अब ऑक्सीकरण और अपचयन के फलस्वरूप इन पे कुछ दूसरा चार्ज डेवलप होगा और सॉल्यूशन पे कुछ दूसरा चार्ज डेवलप होगा, और सॉल्यूशन और उन पर आयनों के मध्य जब चार्ज डेवलप होगा तो एक समय ऐसा आएगा जब विलयन में साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। कौन सी अवस्था, साम्य अवस्था, यानी साम्य स्थापित हो जाएगा, और साम्य स्थापित होने के बाद जो विभवांतर होता है, दो विभवों के बीच का जो अंतर है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का, या दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो अंतर है, उसे ही उस विभवांतर को ही क्या कहा जाता है, रेडॉक्स विभव। कौन सा विभव कहा जाता है, रेडॉक्स विभव। अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं चार लक्षणों को समझाइए।
विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण निम्न प्रकार है। पहला लक्षण क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यह प्रदर्शित करता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर बने गैल्वेनी सेल का ऋण ध्रुव एनोड है। यह पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि जो गैल्वेनी सेल का निगेटिव वाला पॉइंट है वो आपका क्या है? एनोड। क्या कहलाता है? उस एनोड कहा जाता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, जो धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रबल अपचायक हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रबल अपचायक हैं, प्रबल अपचायक, उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया। उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ रखा गया? हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया। जैसे लिथियम हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक है तो इसको उसके ऊपर रख दिया गया। तीसरा पॉइंट देखो, जो धातुएं हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं उन्हें श्रेणी में कहाँ रखा जाएगा? हाइड्रोजन से नीचे रखा गया। ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है? इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव शून्य है। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव क्या होगा? शून्य वोल्ट माना जाता है। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कितना वोल्ट माना जाता है? 0 वोल्ट माना जाता है। अगला आपका क्या है? विद्युत रासायनिक अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। देखो इस सेल में विद्युत ऊर्जा, ध्यान से देखो, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जा रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। यहाँ विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, वहाँ रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। देखो अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट कहता है कि इस सेल में बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा दी जाती है, इस सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, मतलब किसी भी बाह्य स्रोत की आवश्यकता हमें नहीं है। तीसरा पॉइंट अगर मैं देखूं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण अपचयन की अपक्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रियाएं होंगी, इसमें स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया स्वतः होगी। तीसरी फोर्थ पॉइंट, इसमें कैथोड ऋण ध्रुव तथा एनोड धन ध्रुव होता है। यानी इसमें कह रहा है कि निगेटिव वाला आपका कैथोड कहलाएगा और पॉजिटिव वाला एनोड कहलाएगा। और इसमें क्या होगा? कैथोड आपका पॉजिटिव वाला होगा और एनोड आपका निगेटिव वाला होगा। ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। तो ये रहा विद्युत रासायनिक सेल तथा गैल्वेनिक सेल के बीच का अंतर या फिर डिफरेंस, जिसे मैं कह सकता हूं। देखो अपक्रिया की कोटि से आप कह सकते हैं, प्रायोगिक रूप से निर्धारित अपक्रिया के वेग के समीकरणों में सांद्रता के पदों की, किसके पदों की? सांद्रता पदों की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एवं वेग नियम से निहित सभी अभिकारकों और सांद्रताओं की घातों के योग को अभिक्रिया की कुल कोटि कहा जाता है। मतलब अभिक्रिया की घात n, अभिक्रिया की घातों का योग, जो भी घात होगी, जो भी पावर होगी, उनका जो योग होगा, घातों का जो योग होगा, वही अपक्रिया की क्या कहलाएगी? कोटि। यानी किसी भी अभिकारक की जो घातें होती हैं, सांद्रता की जो घात होती है, वही अपक्रिया की क्या कहलाती है? कोटि। और एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अपक्रिया की कोटि। अगला देखूं मैं, वेग, अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? देखो ये कह रहा है कि जिस स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, स्थिर ताप पर किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है, यूनिटी होती है, कोई चेंज नहीं हुआ, रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, मतलब जो अभिकारक की सांद्रता है वो इकाई है, यूनिटी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। आगे देखूं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? शून्य कोटि अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए कि इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वह अपक्रिया जिसकी दर, वह अपक्रिया दर जिसकी दर तथा अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। मतलब शून्य कोटि की अपक्रिया का मतलब जिसमें अभिकारक की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है, यानी अभिकारकों की घातों का जो योग होगा वो क्या होगा? 0।
तो उसे हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। मतलब जो डिपेंड ही नहीं करती, निर्भर ही नहीं करती है कि अभिक्रिया की घात क्या है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। किस कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं उसे? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके वेग स्थिरांक और व्यंजक की गणना अगर मैं करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं शून्य कोटि अभिक्रिया की, तो एक फार्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। देखो अब यहाँ पर जो n लिखा हुआ है, n बराबर आप 0, 1, 2 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए 0 लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूँ? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब इसको क्या लिखूं मैं? मोल लीटर इनवर्स 1 से 0 जाएगा, कितना बचेगा आपका? आप कह सकते हैं 1 बच गया, सेकेंड इनवर्स। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या लिख सकता हूं? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक। ये आपका शून्य कोटि के लिए, किसके लिए है? शून्य कोटि के लिए। ये मात्रक है शून्य कोटि की अभिक्रिया का, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो फार्मूला आपका यही है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। n का मान हमने क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4 आप जो भी चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया? n का मान 0 पुट किया, 0 पुट किया तो फिर हमारा 1 माइनस 0 1 आ गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 1 ही हो गया, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये किस कोटि की अभिक्रिया के लिए है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगली बात करूं मैं अगर प्रथम कोटि, देखो प्रथम कोटि का मतलब क्या है? उत्तर वह अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात, यहाँ प्रथम से ही आप समझ जाइए अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अभिकारकों के घातों का योग 1 होता है उसे प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात इन अभिक्रियाओं का वेग केवल एक अभिकारक अणु की एकल घात की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, एकल घात की सांद्रता पर निर्भर करता है। आइए आगे बढ़ूं। देखो इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। प्रथम कोटि का एक एग्जाम्पल देता हूं। अमोनियम नाइट्राइट, इसका यदि विघटन, ये प्रथम कोटि का है, ठीक, क्या बनेगा? हमारा बन जाएगा N2 प्लस में बन जाएगा 2H2O, ठीक। अब इसी का मैं उपयोग करके इसका वेग स्थिरांक व व्यंजक लिख सकता हूं। वेग स्थिरांक व व्यंजक लिखूं, ठीक है। अगर वेग स्थिरांक और व्यंजक लिखना है तो फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई करूंगा मैं। क्या लिखूंगा? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक। अभी 1 का मान प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो मैंने बता रखा है कि n बराबर क्या लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। मैं अगर प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए करना है तो इनका मान कितना रखना पड़ेगा? 1। क्या रखूं? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब 1 से 1 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। मोल लीटर इनवर्स और ये हो गया 0 सेकेंड इनवर्स। अब जिसकी पावर 0 उसका मान होता है 1,
तो ये हो गया आपका एक, इसको सेकेंड इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा जो यूनिट निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये किस कोटि की अपक्रिया के लिए है? प्रथम कोटि। ये किस कोटि की अपक्रिया के लिए है? प्रथम कोटि अपक्रिया। तो इस फॉर्मूले का आप उपयोग अगर करें इसका, तो इसका उपयोग करके आप किसी भी प्रकार की अपक्रिया का जो कोटि है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नए वीडियो में नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ।